आइए दोस्तों, अब हम लिवरेज में आपका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये लास्ट लेक्चर आपके पास में लिवरेज में रहेगा और आपके पास में लिवरेज आपके पास इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने मोस्टली कॉन्सेप्ट आपका कवर कर लिया, इलस्ट्रेशन पार्ट कवर कर लिया। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिया और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर कर लिया। लेक्चर नंबर 3 में हम आपकी जो आरटीपी एमटीपी पास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम कवर करने जा रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। लिवरेज में बेसिकली आपके आईसीआई मॉड्यूल ही सफिशिएंट है कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, तो वो मैंने डाले हैं। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं। तो टोटल 5-6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिवरेज के लिए ले रखे हैं, और यही क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करना है। तो आईसीआई मॉड्यूल जितने भी क्वेश्चन है मैंने करवा दिए, और प्लस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए उतने सफिशिएंट आपके लिए। उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे कंसेप्ट आपके पास में कवर हो जाते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्टीमेटली अब आपको यहाँ पे कहीं पे भी घूमने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अल्टीमेटली जितने भी तीनों लेक्चर में जितने क्वेश्चन करवाए उतने सफिशिएंट है और काम खत्म। ठीक है, आइए लिवरेज में मैंने आपको सबसे पहले कुछ होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको सेम क्वेश्चन नज़र आएगा जो मैंने अभी अभी आपको इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करवाया। यहाँ पे आप देखेंगे सर, फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज, ये 2-3 कंपनी का इन्फॉर्मेशन देता है और फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लिवरेज सामने से आपको बताता है। उसके बाद एक बीच में आपको इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, और फिर आपको कहता है कि सर इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करिए। इंटरेस्ट एक मेन पॉइंट है जिससे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि आप जैसे ही आप फॉर्मूला पुट करेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज का, इसमें आपको कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे आप। ठीक है, कि फॉर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे ना आपको कंट्रीब्यूशन पता है ना आपको ईबीआईटी पता है। लेकिन जैसे ही आप फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला पुट करेंगे ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी, ठीक है, तुरंत आपको याद आएगा कि सर कन्वर्जन का पॉइंट एक पढ़ाया था जिसमें हम ईबीआईटी को ईबी ईबीटी को हम ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पे हमें इंटरेस्ट का वैल्यू पता है। ये पॉइंट आपके पास में है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया है। ऐसा सेम क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पे डाला कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन ये एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, ये एमटीपी में भी आपके पास में देख सकते हैं, अगस्त 18 में आया, प्लस ये पास्ट पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन पास्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए ले रखे हैं, और मैंने डायरेक्ट लास्ट आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया। ईएटी आपका जो है 5500 दोनों के लिए आपके पास में आने वाला है। तो इसे आप सॉल्व करिए। सॉल्व करके इसका फ़ोटो जो है अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, ऑलरेडी मैं लिंक प्रोवाइड कर चुका हूँ आपको, जो है यूट्यूब चैनल पे अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम ऐसा लिखा हुआ है। जैसे ही क्लिक करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाएंगे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी, ठीक है, टेलीग्राम आप जाएंगे जैसे टेलीग्राम में, वहाँ पे सर्च भी करेंगे मेरा नाम कालेरे केतुल, तो आपको तुरंत वो ग्रुप मिल जाएगा। तो आप उसे ज्वाइन करिए और वहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख के आप जो है ग्रुप में भेजिए, ताकि देख पाए कि आपने कैसा सॉल्यूशन करा है। ठीक है, जैसे ही आप वो फ़ोटो भेजेंगे साथ ही साथ मुझे आप टैग करेंगे। ठीक है, मुझे आप टैग करेंगे कि आपने ये सॉल्यूशन भेजा है, और ग्रुप में ही भेजेंगे इसलिए क्योंकि दूसरे स्टूडेंट भी अगर आपका फ़ोटो देखे, ठीक है, कि आपने सॉल्यूशन भेजा है, तो वो भी मोटिवेट हो कि हाँ जी, हमें भी सॉल्यूशन भेजना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करिए और ग्रुप में हो सके तो भेज दीजिए। ठीक है, मैं ज़रूर इसे चेक करूँगा। लेकिन ध्यान रहे सर, जैसे ही आप ये सॉल्यूशन का फ़ोटो भेजें मुझे ज़रूर टैग करिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ जी किसी ने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भेजा है। ठीक है, तो मैं वो चेक कर लूँगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे करवाना है, आइए। कहते हैं कि सर NSG लिमिटेड करके कोई कंपनी है, खैर नाम से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि इस लिमिटेड कंपनी की सेल की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। सेल 75 लाख रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 42 लाख है, और फिक्स कॉस्ट आपको 6 लाख गिवन है। इसके साथ आपको कहता है कि सर इस कंपनी में दो ही चीज़ें हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और डेप्थ। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल 55 लाख रुपीज़ की है, और डेप्थ जो है वो 45 लाख रुपीज़ की है। टोटल मिला के 100 लाख रुपीज़ आपके पास में हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि टोटल 5 क्वेश्चन आपको पूछे हैं,
और आपके पास में देख सकते हैं एमटीपी में 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया। बेसिकली ये 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये 7, 8, 10 नंबर तक का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर में एमटीपी में डाला हुआ है, लेकिन एग्जाम में ये 7, 8, 10 नंबर तक का आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है ROCE, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि मेरे साथ आप रेशियो एनालिसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो एक मिक्स क्वेश्चन बना रखते हैं, एग्जाम में ऐसा ही मिक्स क्वेश्चन आता है कि 2-3 चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जब आपको मैं रेशियो एनालिसिस पढ़ा दूँ, उसके बाद वापस से आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए तो देखिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसे पढ़ा दूंगा अभी, ठीक है। आपको मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। आपको सिंपली इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने रेशियो एनालिसिस अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अभी सुनना ज़रूरी है, इसलिए मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, वरना फिर डायरेक्ट बाद में ही करता। लेकिन अभी आपको सुनना ज़रूरी है। ये सुनने के बाद हम रेशियो एनालिसिस जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही वो रेशियो एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, आपको सेकंड टाइम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है एमटीपी वगैरह की चीज़ें यहाँ पे गिवन है, लेकिन ये पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कशन जरूर करेंगे, ठीक है। मैं बताता रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको सिर्फ सुनना है, कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ अभी सुनना है, रेशियो एनालिसिस जैसे हो जाए उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही है, उसमें सुनने लायक कुछ नहीं था, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अच्छा, ये प्रैक्टिस नहीं करना है, रेशियो एनालिसिस के बाद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ अभी, ठीक है, ताकि आप 2-3 बार ये क्वेश्चन को देख ले तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। कहते हैं कि आपके पास में फाइंड आउट करिए ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कह रहा है। देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है जो आप मेरे साथ रेशियो एनालिसिस में पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे सर? रेशियो एनालिसिस में आप मेरे साथ पढ़ेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जितने तरीके से आपने फंड मंगवाए हैं उसका टोटल, मतलब कि फंड बेसिकली 3 तरीके से आ सकते हैं। या तो आप इक्विटी से मंगवा से, ठीक है, या तो आप प्रेफरेंस से, या फिर आप जो है डेब्ट से, ठीक है। ये 3 चीज़ होती है आपके पास में मेनली फंड इकट्ठा करने के लिए। तो ये तीनों का टोटल मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर कैपिटल, ठीक है, जिसमें आपका प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों आ गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्लस डेप्थ, ठीक है, तीनों का टोटल करने से जो मिलता है उसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, EBIT आपको जो है निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे सर? सेल गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और फिक्स कॉस्ट गिवन है। तो सबसे पहला काम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। इनकम स्टेटमेंट हम सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे कि सर आपके पास में सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, 75 लाख, 42 लाख, ठीक है। अब माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी 6 लाख आपको गिवन है, माइनस कर दिया, ठीक है जी। EBIT आपको मिल जाएगा। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं सर। इंटरेस्ट के लिए आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखिए, डेप्थ 12% के हिसाब से है और 45 लाख रुपीज़ का डेप्थ है। अब मैंने आपको समरी में आपको एक इम्पोर्टेंट नोट लिखवाया था कि सर जब भी ऐसा कुछ गिवन हो कि डेप्थ 12% है और 45 लाख रुपीज़, और इससे आप इंटरेस्ट तो ज़रूर निकाल पाएंगे, 45 लाख रुपीज़ इंटू 12% करेंगे तो इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मैंने ऑलवेज़ आपको एक नोट लिखवाई है कि जब भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पे आपको परसेंटेज अप्लाई करके इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, ठीक है, तो उसे ऑलवेज क्रॉस चेक करेंगे अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है तो, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज वगैरह वगैरह क्वेश्चन में अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो ऑलवेज इंटरेस्ट को क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखा था जहाँ पे हिडन इंटरेस्ट की एक हमने एडजस्टमेंट देखी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें तो सर यहाँ पे इंटरेस्ट के अलावा, ठीक है, इस तरीके से इंटरेस्ट निकालने के अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ पे गिवन नहीं है, ना ही ऑपरेटिंग लीवरेज वगैरह कुछ गिवन है। तो हमें यहाँ पे मजबूरी में ये जो 12% डायरेक्ट करके ये जो आंसर आएगा उसे ही इंटरेस्ट मानना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो 45 लाख रुपीज़ इंटू 12% करेंगे, आपके पास में 5,40,000,
5,40,000 जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और आपके सामने क्या आ जाएगा सर, ईबीटी। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स। अच्छा, ईबीटी के आगे जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टैक्स वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हमने यहाँ पे ईबीटी तक कर दिया। अब आगे ज़रूरत पड़ेगी सो सोल्व करेंगे, वरना यहाँ तक रखेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी चीज़ हमने कर ली है। ठीक है, पहले हमने इतनी चीज़ कर ली है, ये हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या काम करा सर, इतना इनकम स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, इतना सा इनकम स्टेटमेंट हमने पहले प्रिपेयर कर दिया है। ओके जी, बात क्लियर है। अच्छा, इसके बाद कहता है कि सर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे आ जाइए। कहते हैं ईबीआईटी हमें करना है और डिवाइड बाय हमें क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ईबीआईटी अभी अभी निकाला कितना है सर, 27 लाख रुपीज़, तो 27 लाख रुपीज़ लिख दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब अभी अभी कहा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्लस डेप्ट। ठीक है, जो रेशियो एनालिसिस में आप मेरे साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे है तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया सर। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जितनी भी है और डेप्थ जितना भी है, उसका तीनों का अमाउंट का टोटल आप ले लीजिए, उसका मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे अगर कंपनी के पास देखें तो इक्विटी और डेप्थ दो ही चीज़ें, तो दोनों का टोटल ले लीजिए। ठीक है, तो दोनों का टोटल कितना है, 100 लाख, तो 100 लाख आपको ले लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 100 लाख, ईबीआईटी 27 लाख, और डिवाइड करेंगे तो आपके पास में 0.27 लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो आप दो तरीके से लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं और पॉइंट में भी लिख सकते हैं, वो रेशियो एनालिसिस में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसे 27% भी लिख सकते हैं या फिर 0.27 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो रेशियो एनालिसिस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब ये फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद पहला क्वेश्चन तो हमारे पास में आ गया सोल्व, 27% इसका आंसर, और पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसके बाद कहता है सेकंड क्वेश्चन, कहता है कि क्या कंपनी पे पास फेवरेबल फिक्स फाइनेंशियल लीवरेज है। ठीक है, ये पॉइंट पढ़ाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस करा। ठीक है, ये पॉइंट मुझे पढ़ाना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को कंपलसरी यहाँ पे ऐड कर दिया, ताकि मैं इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, इसमें आंसर में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है डिस्कस करा है, जिसे आप दो बार देखेंगे। कब, अभी तो आप देख ही रहे, दूसरा आप रेशियो एनालिसिस पढ़ने के बाद वापस से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो दो बार आप ये कंपलसरी देखेंगे, उसके बाद तो जितनी बार देख सकते हैं आपकी मर्जी। ठीक है, जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ती जाएगी और मेमोरी में आपकी शार्पनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जितनी बार टाइम मिले ये क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कहते हैं कि सर आपको यहाँ पे बताना है कि क्या कंपनी के पास फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है या फिर नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फाइनेंशियल लीवरेज कितना है ये नहीं पूछा, फेवरेबल है या फिर नहीं ये पूछा है आपको। फाइनेंशियल लीवरेज पूछा होता तो अभी मैं कैलकुलेशन कर लेता। क्या फॉर्मूला है सर, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी, तो 27 लाख डिवाइड बाई 21.6 लाख रुपीज़, 27 डिवाइड बाई 21.6 लाख रुपीज़। अभी हमारे पास में आ जाता फाइनेंशियल लीवरेज कितना आ रहा है, 27 डिवाइड बाई 21.6 इज इक्वल टू 1.25। फाइनेंशियल लीवरेज 1.25 अभी निकल जाता। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज 1.25 अभी निकाल देते, लेकिन क्या फाइनेंशियल लीवरेज पूछा है, आंसर इज नो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सिंपली ये पूछा है कि फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है या फिर नहीं। और स्टार्टिंग में जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया फाइन लीवरेज पे, तभी मैंने कहा था सर फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, पैसों का आना जाना। ठीक है, कंपनी के पास जो भी रहता है, और मेनली आप देखेंगे सर जी कंपनी के पास एक ही चीज़ होती है जो फाइनेंशियल में आती है, वो है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरी कोई चीज़ एक्टिविटी आपके इंटर लेवल पे देखने को नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट आपका मेन पॉइंट है। तो कहते हैं कि सर इंटरेस्ट को आपको देखना है क्या वो फेवरेबल है या फिर नहीं। तो सीधी सी बात है, देखिए जब भी फेवरेबल चीज़ पूछी जाए तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट का परसेंटेज और अर्निंग का परसेंटेज। अर्निंग का परसेंटेज का मतलब क्या होता है सर, अर्निंग का परसेंटेज का मतलब होता है कंपनी ने जितना अमाउंट कंपनी में टोटल लगा हुआ है, जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, उस पे हम ईबीआईटी का कितना अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, उस पे हम ईबीआईटी की अर्निंग क्या कर रहे हैं, इसका मतलब सर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है और इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है, इन दोनों की कंपैरिजन मतलब कि सर फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल, ये देखना। ठीक है, आइए एक बार समझाता हूँ। देखिए
क्या पूछा, फेवरेबल है या फिर नहीं फाइनेंशियल लीवरेज, ये देखना। फाइनेंशियल लीवरेज अभी अभी बताया सर, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट मतलब कि फाइनेंशियल पार्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का परसेंटेज देखो कितना है सर, इंटरेस्ट का परसेंटेज 12% है, ठीक है। इंटरेस्ट का परसेंटेज 12% है, और कमा कितना रहे आप, कमा कितना रहे इसका मतलब है सर ROCE, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 27%, ठीक है। अब ध्यान रहे सर, आप कमा कितना रहे 27%, इसका मतलब समझ में आ रहा है सर, 100 लाख रुपीज़ आपने अगर कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उसके सामने 27 लाख रुपीज़ कमा रहे हैं आप, ठीक है। अगर 100 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट करा है, 100 लाख रुपीज़ में आपकी इक्विटी है और डेप्थ है, ठीक है, दोनों से आपने जो है अमाउंट इकट्ठा करा और कंपनी में इन्वेस्ट करा है, और कंपनी ने इसमें 27 लाख रुपए की अर्निंग करके दी है, ठीक है। इसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 27% है, ठीक है। तो ये 27% क्या साबित कर रहा है, 27% साबित ये कर रहा है कि आपने जितना भी फंड डाला है कंपनी में, उसका 27% आपको रिटर्न मिला है, ठीक है। 27% आपने अर्निंग करी है, ठीक है। अगर आपने 100 करोड़ रुपए डाले हैं तो 27 करोड़ रुपए आपने कमाए हैं, ठीक है, उस पर 27 करोड़ सामने से कमाए। तो कॉस्ट आपने जो डाली उस पर आपने प्रॉफिट कितना कमाया सर, 27 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अगर आपने 100 लाख रुपीज़ डाले हैं तो उसके सामने 27 लाख रुपए आपने कमाए हैं, 27 लाख रुपीज़ आपने कमाए हैं। इसका मतलब ये होता है 27% ROCE का मतलब क्या होता है सर, जितना भी फंड आपने डाला है कंपनी में उस पर आपने इतना परसेंट कमाया है, ठीक है। तो ROCE में फॉर एग्जांपल कह दो 20% है, तो 20% का मतलब क्या होगा सर, कंपनी में जितना भी इक्विटी प्रेफरेंस डेप्थ लगा हुआ है उस पर आप 20% की अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, उस पर आप 20% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ समझ में आती है। उसके सामने आपका खर्चा कितना हो रहा है, 12%। फाइनेंशियल लीवरेज की कंपैरिजन करना मतलब कि सर इंटरेस्ट का परसेंटेज और कमा कितना रहे वो परसेंटेज, ठीक है। तो हम कमा कितना रहे 27%, उसके सामने खर्चा कितना हो रहा है सर 12%, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज की कंपैरिजन कर रहे हैं तो 12% खर्चा हो रहा है, 27% कमा रहे हैं। बताइए प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं सर, ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल है। 27% हम कमा रहे हैं, उसमें से अगर 12% दे भी दिया, ठीक है, तो भी हमारे पास बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। तो यहाँ पे सर फेवरेबल है या फिर नहीं, ऑब्वियसली यस फेवरेबल है, ठीक है, क्योंकि हमारी अर्निंग 27% है, जिसमें से कुछ 12% तक अमाउंट जो है हमें पे करना है इंटरेस्ट वगैरह का, तो भी हमारे पास अर्निंग बच जाती है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ लिखना था और कुछ नहीं, ठीक है। इसका हमें सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस लिखना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है मैंने सेंटेंस लिख दिया, एग्जाम में बिल्कुल यही आपको लिख के आना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे आपके पास में, ठीक है। क्या कहता है देख लीजिए, यहाँ पे सेंटेंस आपको इस तरीके से लिख के आना है कि फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ NSG लिमिटेड कंपनी, ठीक है, पूरे का पूरा लिख के आइए, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है। कहता है कि फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ NSG लिमिटेड कंपनी फेवरेबल है, क्यों, क्योंकि बिकॉज कहता है फाइनेंशियल एक्सपेंस जो इंटरेस्ट कहा जाता है वो 12% है, जबकि हम अर्निंग की बात करें तो वो तो 27% है, ठीक है। तो 27% की अर्निंग कर रहे हैं, सामने 12% की आपकी कॉस्ट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिटेबल काम कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल लीवरेज आपका क्या है सर, फेवरेबल है, ऑब्वियसली यस, ठीक है। तो फेवरेबल है, फेवरेबल को हाईलाइट कर देंगे, ये आपका मेन आपके पास में आंसर। सर एग्जाम में क्या हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, आंसर इज नहीं, हाइलाइटर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसके नीचे आप वही पेन से, ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन करके आएंगे, जो मेन आंसर होता है उसे अंडरलाइन करके आइए, और ऐसे कैलकुलेशन होता है उसे बॉक्स बना के आइए, ठीक है। वही पेन से, कोई पेंसिल वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, वही पेन ब्लैक पेन से आपको करना है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपके पास में मेन तो यही था जो मैंने करवा दिया, अब तो सिंपल सिंपल से पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड पॉइंट तो कहता है कि सर इंडस्ट्री का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो 3 है, ठीक है, और आपको कंपैरिजन करना है उसके सामने कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो हाई है या फिर लो, आपको निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूँ, और वहाँ पे मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि ये जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो भी आप मेरे साथ कहाँ पे पढ़ेंगे सर, रेशियो एनालिसिस में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए उसका भी मैं आपको जो है फॉर्मूला बता देता हूँ। तो ये 2 पॉइंट आपके पास में, ये जो पहला और तीसरा पॉइंट जो है वो रेशियो एनालिसिस से लिंक करता है, वो आप जब रेशियो एनालिसिस पढ़ लेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। फिर भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो डिस्कस ज़रूर करूँगा, लेकिन रेशियो एनालिसिस के बाद वापस से आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। असेट टर्नओवर रेशियो का मतलब वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बताऊँगा सर, असेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है आपके पास में
सेल डिवाइड बाय टोटल असेट। इसका मतलब होता है कि जितनी भी टोटल असेट है आपके पास में, उसके सामने आपकी सेल कितनी है, मतलब कि कंपनी के पास जितनी भी टोटल असेट है, ठीक है, मान लीजिए 100 लाख रुपए, 100 लाख रुपीज़ आपके पास में क्या है सर, 100 रुपये, 100 लाख रुपीज़ लिख देता हूँ, 100 लाख रुपीज़ की आपकी टोटल असेट है, तो उसके सामने कंपनी सेल कितना कर रही है वो जानना, मतलब कि असेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो कहते हैं कि सर असेट कितनी है कंपनी के पास ये बताओ। ठीक है, तो देखिए असेट तो नहीं गिवन है, लेकिन लाइबिलिटी साइड का टोटल गिवन है। और आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं सर कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का जो टोटल होता है वही असेट साइड का टोटल होता है, दोनों का सेम ही रहता है। तो अगर लाइबिलिटी साइड का टोटल हमें पता है तो वही असेट साइड का टोटल है, मतलब कि जो लाइबिलिटी का टोटल है वही असेट है आपके पास में। तो असेट कितनी हो गई, 100 लाख रुपीज़। तो हमने सबसे पहले 100 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिख दिया असेट। ठीक है, और सेल तो क्वेश्चन में ही गिवन है 75 लाख रुपीज़, तो 75 लाख रुपीज़ कर दिया। तो आपके पास में असेट टर्नओवर रेशियो कंपनी का आ गया 0.75। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.75 का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में 1 रुपये की असेट है कंपनी के पास, तो उसके सामने सेल कितनी है सर, 0.75। ठीक है, अगर कंपनी के पास 1 रुपये की असेट है तो उसके सामने कंपनी का सेल कितना है, 0.75। कहते हैं कि सर आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि सर इंडस्ट्री में ये जो रेशियो है असेट टर्नओवर रेशियो वो 3 चल रहा है। 3 का मतलब समझ आता है, 3 का मतलब है कि अगर कंपनी के पास 1 रुपये की असेट है, उसके सामने वो सेल 3 रुपये का कर रहे हैं। ठीक है, अगर असेट 1 रुपये की है तो उसके सामने 3 रुपये का वो क्या कर रहे हैं सर, वो आपके पास में सेल कर रहे हैं। ठीक है, जबकि हमारा रेशियो क्या है सर, हम तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम 1 रुपये की असेट डालते हैं तो उसके सामने सेल तो हमारी केवल और केवल 0.75 है। तो कितना डिफरेंस है आप देखिए। मैंने कहा सर, मैंने कहा यहाँ पे, एक मिनट, मैंने कहा सर कंपनी की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। कहता है कि सर इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है, कहता है कि इंडस्ट्री का असेट टर्नओवर रेशियो जो है कितना है सर, असेट टर्नओवर रेशियो 3 है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे कहना चाहता है कि सर अगर 1 रुपये की असेट है, अगर असेट 1 रुपये की है तो इंडस्ट्री में सारे जो दूसरी कंपनियाँ हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनियां हैं वो कितना कमा रही है, वो 3 रुपये कमा रही है। 1 रुपये असेट डाल के वो 3 रुपये कमा रही है। जबकि अपनी कंपनी की क्या हालत है, अपनी कंपनी की हालत कुछ इस तरीके से है। ठीक है, NSG लिमिटेड कुछ करके कंपनी का नाम है, NSG। ठीक है, NSG लिमिटेड का क्या है रोल, NSG लिमिटेड का रोल है कि अगर NSG लिमिटेड अपनी कंपनी में 1 रुपये की असेट डालती है तो उसके सामने वो अर्निंग कितना कर पाती है, केवल और केवल 0.75। तो कितना डिफरेंस है देखिए। इंडस्ट्री में दूसरी कंपनियां अपने मुकाबले वो 3 रुपये की अर्निंग कर लेती है, 3 रुपये की शेल कर लेती है। ठीक है, तो आपके पास में कहते हैं कि सर अगर इंडस्ट्री में दूसरी कंपनियां हैं 1 रुपये असेट डाल के 3 रुपये कमा रही है सेल का। ठीक है, और कहते हैं कि अगर अपनी कंपनी की बात करें 1 रुपये हम डालते हैं तो सामने केवल और केवल 0.75 का सेल कर पा रहे हैं। तो कम, सीधी सी बात है, कंपेरिजन देखें तो अपनी कंपनी का असेट टर्नओवर रेशियो कम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इन इंडस्ट्री असेट टर्नओवर रेशियो 3 है, लेकिन अपनी बात करें तो 0.75 है। ठीक है, पूरा लिखेंगे, यहाँ पे तो मैंने शॉर्ट में आपके लिए लिख रखा है, हम पूरा लिखेंगे। ठीक है, कि अपनी कंपनी का 0.75 है, ठीक है, इंडस्ट्री का 3 है, और लास्ट में हम लिखेंगे एज रिजल्ट असेट टर्नओवर रेशियो जो कंपनी का है वो क्या है सर, लोअर देन इंडस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से पूरा फुल फॉर्म लिख के आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है। ये रेशियो एनालिसिस में वापस से पढ़ाऊंगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पूछा है कि सब सर जी लीवरेज पूछा है, सिर्फ और सिर्फ लीवरेज बोल दिया, कौन सा लीवरेज ऐसा नहीं बोला। तो लीवरेज पूछा है मतलब कि तीनों लीवरेज बताने पड़ेंगे। ये 5 नंबर लिखा ज़रूर है लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये 7, 8, 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कहते हैं लीवरेज बता दो तो तीनों लीवरेज निकाल लेंगे। वैसे तो इनकम स्टेटमेंट बना रखा है, बस यहीं से इन्फॉर्मेशन उठाना है। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज निकाल देंगे, देख लीजिए। ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT निकाल लेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज निकाल लेंगे, और आपके पास में कंबाइन लीवरेज में तो कुछ है ही नहीं, ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल करना है आपके सामने आंसर। ठीक है, ये तो सिंपल सा था। इसके बाद लास्ट एक और क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे। कहते हैं कि सर डिटरमाइन करिए अगर सेल कितना होगा अगर हम EBT
को ज़ीरो कर दे। ठीक है, इस बार EBIT नहीं है, EBT को ज़ीरो करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखा था ऐसा। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहते हैं कि सर जी EBT को ज़ीरो कर दे तो सेल कितना होगा। ये EBT है, इसको हम ज़ीरो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ज़ीरो मैंने रख दिया। अब धीरे धीरे कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, हमें पता चल जाएगा। देखिए सेल कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, ये तो मैंने लिख रखा है, लेकिन सेल कितना होगा ये हमें निकालना है। तो बड़े आराम से देखिए, कहते हैं सर जी कि आपके पास में यहाँ पे मुझे बताइए EBT अगर ज़ीरो है, ठीक है, तो आपके पास में मुझे बताइए कि सर सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट, इसे यूनिट वगैरह से कोई फ़र्क पड़ता है? आंसर इज़ नो। देखिए फिक्स कॉस्ट ऑलवेज भी फिक्स, आपको मैंने कहा था। अब जब तक क्वेश्चन ना कहे तब तक हमें ये मानना है कि सर फिक्स कॉस्ट ऑलवेज भी फिक्स। अगर फिक्स कॉस्ट बदल रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है, वैसे नॉर्मली नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो बदलता है, तो बदलेगा तो क्वेश्चन कहेगा। अगर क्वेश्चन ने नहीं कहा इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट ऑलवेज भी फिक्स। अच्छा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को तो यूनिट से कोई लेना देना ही नहीं है। इंटरेस्ट तो कहता है कि जितना लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट पे करते रहो। आप कितना सेल कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा और उतना ही पे करना पड़ेगा, कम ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये भी हमारे पास में क्लियर है, ये भी 5.4 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसे सेल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट ये दो ऐसी चीज़ है जिसे सेल से कोई लेना देना नहीं है। सेल नहीं भी करते हो तो भी ये खर्चा होने वाला है। ठीक है, ये दो चीज़ तो हमें क्लियर है। और EBT हमारा ज़ीरो है, ये तीन चीज़ें हमारे पास में क्लियर है। ये 6, 5.4 और ज़ीरो, ये तीन चीज़ें हमें क्लियर है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि EBIT कितना होगा जिसमें से हम 5.4 इंटरेस्ट माइनस करें तो ज़ीरो आना चाहिए। सीधी सी बात है सर, बचपन में पढ़ते हैं ये तो चीज़। अगर वही चीज़ में से वही चीज़ माइनस करो तभी ज़ीरो आएगा। 5.4 में से 5.4 माइनस करो तो ही ज़ीरो आएगा, यहाँ पे कोई और अमाउंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी क्लियर। अब मुझे बताइए कि कितना कंट्रीब्यूशन का अमाउंट होगा जिसमें से हमने फिक्स को 6 रुपये माइनस किया तो 5.4 आया होगा। सीधी सी बात है सर, 5.4 में 6 ऐड कर दो तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। 5.4 प्लस 6, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 11.4। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज़, कहते हैं कि सर कंट्रीब्यूशन आपके सामने। अब मुझे बताइए सर कि यूनिट वगैरह में कोई चेंजेस हुए। आंसर इज नो, यूनिट वगैरह में चेंजेस नहीं हुए। इसने सिर्फ और सिर्फ कहा कि EBT को हम ज़ीरो कर दे तो सेल कितना होगा। ठीक है, यूनिट वगैरह में चेंजेस नहीं हुआ, मतलब कि रेशियो अल्टीमेटली वही रहेंगे। ठीक है, रेशियो अल्टीमेटली वही रहने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कहते हैं सर मैं कह रहा हूँ कि सर पहले कंट्रीब्यूशन रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना था। ठीक है, कंट्रीब्यूशन रेशियो को हम PV रेशियो भी कहते हैं। PV रेशियो बताइए कितना था पहले। तो कहता है सर पहले जो है कंट्रीब्यूशन 33 था और सेल 75। कंट्रीब्यूशन रेशियो अभी मैंने लिखा है समरी नोट में, लिखिए देखिए। कहता है कि कंट्रीब्यूशन रेशियो कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल। कितना है सर, 33 डिवाइड बाई 75% करिए। 33 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 75 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो 33 डिवाइड बाई 75 परसेंटेज करें, 44% जो है वो आपके पास में कंट्रीब्यूशन या फिर PV रेशियो आपके पास में है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था सर कि सेल के दो पार्ट होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर कंट्रीब्यूशन 44% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 100 माइनस 44, 100 माइनस 44, वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज 56% होगा, 56% होगा ऑलवेज। अगर आप ऐसे भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, 42 डिवाइड बाई 75 करिए, 42 डिवाइड बाई 75 परसेंटेज तो वही आएगा। ठीक है, ऑलवेज ये दो मिला के 100 ही होना चाहिए, क्योंकि सेल 100% होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दोनों का टोटल ऑलवेज 100 ही आना चाहिए, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब सर यूनिट वगैरह में कोई चेंजेस नहीं होता तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन रेशियो 44% ही रहेगा। ठीक है, और हमें पता है सर जी कि कहता है कि किसी चीज़ का हमें अमाउंट और किसी चीज़ का परसेंटेज पता है। ठीक है, तो हम 100% अमाउंट निकाल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, 11.4 डिवाइड बाई 44% करेंगे तो सेल मिल जाएगा। 11.4 डिवाइड बाई कहता है कि सर कितना, 44% करेंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा 25.909। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालना चाहें तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, अगर आपको पूरे का पूरा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है तो।
ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट भी आप बड़े आराम से निकाल लेंगे, माइनस कर दीजिए 11.4, तो डिफरेंस जो है वो आपके पास में आ जाएगा 14.509, ठीक है। ये आपके पास में माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिला होगा। लीजिए, क्वेश्चन सिंपल सा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला था, ठीक है, कि ये जो आपको परसेंटेज ध्यान में रखने क्वेश्चन सोल्व करते वक्त, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस क्वेश्चन को तो मैं पहले ही कह देता हूँ कि सर 2 से 3 बार देखेंगे, जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने यहाँ पे ले रखे। तो ये वीडियो आपके लिए पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ सर 2 टाइम प्रैक्टिस, मिनिमम 2 टाइम्स, ठीक है। मिनिमम आपके पास में 2 टाइम्स ये देखेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके जी, चलिए ये क्वेश्चन आपके पास में ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में होमवर्क में रहेगा, सेम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बस इसमें यूनिट चेंज करे और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया, ठीक है। यूनिट चेंज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया। सेम देखिए मैंने आपको करवाया, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ही सेम क्वेश्चन है, जहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। 2 यूनिट देते, ठीक है, और दोनों यूनिट के हिसाब से आपको पूरे का पूरा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, और उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन का आंसर देना है, ठीक है। मैंने आंसर यहाँ पे दे रखे हैं आपके पास में, फुल प्रैक्टिस करेंगे और उसका आंसर आप लेके आएंगे, ठीक है। मैंने आंसर यहाँ पे लिख रखे हैं। ओके जी, लास्ट आंसर आपके पास में, पूरे का पूरा सॉल्व करिए और इसका फ़ोटो जो है क्या करना है सर, टेलीग्राम पे भेज देना है, मुझे टैग करना है, ठीक है। टैग करेंगे तो मुझे पता चलेगा, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे हमारे पास में। कहते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है, कहते हैं एम लिमिटेड और एन लिमिटेड करके 2 कंपनियां हैं। कहता है कि गेटिंग सेम लेवल ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये कहता है कि सेम लेवल ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, मतलब कि कहता है कि नियरली इनके ऑपरेटिंग इनकम सेम सेम है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि इनके ऑपरेटिंग इनकम जो है वो सेम है। इसने क्या कहा, सेम लेवल ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, मतलब कि इस लाइन का कोई एज सच मतलब नहीं निकलता, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते, कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कहता है कि सर एम लिमिटेड का 0.4 है, ठीक है। और कहता है एन लिमिटेड का क्या है, एन लिमिटेड का कहता है 1.5 टाइम्स ऑफ एम लिमिटेड है। ये इंपॉर्टेंट, एम लिमिटेड का एमओएस आपको डायरेक्टली गिवन है, एमओएस का फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, समरी में मैंने लिखवा रखा है, देखिए ज़रा। तो एम लिमिटेड का आपको वैसे भी पता है 0.4 है, लेकिन एन लिमिटेड का थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी कर दिया। क्या कहा, एम लिमिटेड का जितना भी एमओएस है उसका 1.25 टाइम्स आपका एन लिमिटेड का एमओएस है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल, 0.4 इंटू 1.25 करेंगे तो आपका एन लिमिटेड का मिल जाएगा, ठीक है। तो 0.4 इंटू 1.25, तो आपके पास में 0.5 आपका आ गया एन लिमिटेड का, ठीक है। तो ये देखिए सर जी, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखी। ये इन्फॉर्मेशन कहीं रफ में लिखना ज़रूरी होता है, तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो कहता है एम लिमिटेड का तो ऑलरेडी गिवन है, एन लिमिटेड का एक क्या कह सकते हैं अब इक्वेशन के फॉर्म में आपको गिवन है, तो हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। कहता है कि आपके पास में 0.4, ठीक है, 0.4 आपके पास में है जो एम लिमिटेड का अमाउंट, और इंटू 1.25 टाइम्स आपको कहा है, तो 1.25 टाइम करके हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है जी। इसके बाद आगे क्या कहता है, इसके बाद आगे कहता है कि सर जी आपके पास में इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन है। एम लिमिटेड का जो इंटरेस्ट है वो 22,50,000 है, इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ऊपर एमओएस की इन्फॉर्मेशन थी, दूसरी और एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में कहता है कि सर एम लिमिटेड का 22,50,000 है एंड 40% लोअर फॉर एन लिमिटेड। तो एन लिमिटेड का 40% लोअर है, तो 22,50,000 कैलकुलेटर में टाइप करेंगे और -40%, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 13,50,000। ये आपको क्या मिल गया सर, एन लिमिटेड का इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया, सिंपल सा है। तो कहते हैं कि सर एम लिमिटेड का तो 22,50,000 गिवन है, और एन लिमिटेड के लिए कहता है कि सर 40% लोअर है, तो हमने 40% माइनस कर दिया, आपके पास में आंसर, ठीक है, 13,50,000, ठीक है। इसके बाद कहते हैं आपके पास में फाइनेंशियल लीवरेज दोनों के गिवन है। फाइनेंशियल लीवरेज में कहता है कि एम लिमिटेड का 3 है, एन का 2 है, ठीक है जी। तो हमने वो भी लिख लिया साइड में कि एम का 3 है, एन का 2 है, ओके। इसके बाद कहता है कि सर पीवी रेशियो आपको गिवन है, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन रेशियो, ठीक है, दोनों एक ही है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इसका फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवा रखा है, ओके। कहते हैं वो आपके पास में 40% है और 50% है, तो वो भी हमने लिख लिया कि पीवी रेशियो 40% और 50% है।
अच्छा, इसके बाद क्या कहता है सर, टैक्स रेट जो है वो 30% है और कहता है कि प्रिपेयर करिए इनकम स्टेटमेंट दोनों कंपनी का। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया आपको। ओके जी। एमटीपी में जो है आपके लेंथी पेपर बनाए जाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में सिंपल सा है। आइए सॉल्व करते हैं। जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है हमने इस तरीके से लिख ली। इस तरीके से लिखने से क्या होता है, इस तरीके से लिखने से आप क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से सोल्व कर पाते हैं। इसमें ही रखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इसलिए हमने एक समरी फॉर्म में रफली काम कर लिया। ठीक है, अब देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे। आइए, कहते हैं कि सर जी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को देखो। ओके ओके ओके। अब हमें क्या कहा है, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कहा है। इनकम स्टेटमेंट का रफ पेज हम रफली फॉर्मेट तैयार करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करेंगे। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, ईबीआईटी मिलेगा। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीटी मिलेगा। टैक्स की इन्फॉर्मेशन है इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। टैक्स माइनस करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर पीबीटी, दोनों चीज़ लिख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स बोले, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोले, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इससे आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत है? आंसर इज़ नो, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इक्विटी शेयर के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी नहीं है, तो इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका लास्ट पॉइंट है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर है। तो हमने क्या किया सर, ये फॉर्मेट तैयार कर दिया और हमने ये लिख दिया एम लिमिटेड और एन लिमिटेड, जो भी नाम है हमने लिख दिया। अच्छा, अब एक एक करके अमाउंट पुट करेंगे। देखिए, अमाउंट हमें क्या, कोई इसी किसी चीज़ का अमाउंट डायरेक्टली गिवन हो ऐसी कोई चीज़? हाँ, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का हमें डायरेक्ट अमाउंट पता है तो हम सबसे पहले वो रख देते। जो जो चीज़ें पता है वो हम सबसे पहले काम करेंगे। ये हमें पता है, हमने लिख दिया। ठीक है, और कोई चीज़ पता है? नहीं, और कोई चीज़ अमाउंट में नहीं पता है। ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में ऐसा कुछ दे रखा है, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए सर, 2-3 क्वेश्चन मैंने करवाए, ये समझ आ जाना चाहिए जब हमें इंटरेस्ट और फाइनेंशियल लीवरेज ये दो चीज़ें गिवन होती है तो ऑलवेज ये दोनों के कनेक्शन में ही होता है चीज़ें। ठीक है, तो तुरंत मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए? तुरंत मुझे फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला पुट करके इंटरेस्ट की हेल्प से कुछ ना कुछ चीज़ें निकल आएगी। ठीक है, तो तुरंत मुझे क्या करना चाहिए, हमें वर्किंग करनी चाहिए। ठीक है, तुरंत मुझे यहाँ पे वर्किंग करनी चाहिए। और वर्किंग में हमें क्या करना चाहिए सर? वर्किंग में हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला पुट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसलिए मैं फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला पहले पुट कर रहा हूँ। फाइनेंशियल लीवरेज, और मुझे पक्का पता है क्योंकि 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब तो मुझे दिमाग में ये पता भी चल रहा है कि क्या निकलेगा, ईबीआईटी निकल के आएगा। ठीक है, यह हमें और आपको दोनों को पता है। ठीक है, कहते हैं कि सर इसका फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। ठीक है, ईबीटी। अब ध्यान से अगर देखें तो फाइनेंशियल लीवरेज तो हमें पता है, कहता है कि सर एम लिमिटेड का अगर निकालना चाहे सबसे पहले, तो एम लिमिटेड का निकाले तो सर फाइनेंशियल लीवरेज कितना है? 3। ठीक है जी, ये 3 इज इक्वल टू, कहते हैं सर ईबीआईटी नहीं पता, ईबीआईटी हमें नहीं पता। ओके, ईबीटी नहीं पता, ईबीटी भी नहीं पता, लेकिन हम ईबीटी को कहते हैं ईबीटी। अच्छा, यहाँ पे ईबीटी लिखना रह गया, ईबीटी लिखना है। ठीक है, ईबीआईटी बोल तो मैं ईबीटी ही रहा हूँ, लेकिन ईबीआईटी मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ईबीटी, ईबीटी को सर हम पढ़ चुके हैं, एक चीज़ लिख सकते हैं, ईबीटी को हम ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकते हैं। अब उस इस चीज़ को मुझे क्या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? ऐसे 2 क्वेश्चन अच्छे से मैं करवा चुका हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके, अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर चुके। ठीक है, तो ये 3 इज इक्वल टू सर ईबीआईटी। ईबीआईटी तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए ईबीआईटी की जगह ईबीआईटी ही पुट करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट की अमाउंट पता है। ठीक है, एम लिमिटेड के लिए कितना था इंटरेस्ट का अमाउंट? 22,50,000। ओके, तो माइनस 22,50,000। अब बचपन के पढ़ के आ रहे हैं सर कि क्वेश्चन में अगर इक्वेशन कोई फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में अगर कोई एक चीज़ नहीं पता तो हम निकाल पाते, बाकी सारी चीज़ें अगर पता है, कोई एक नहीं पता तो ऑब्वियसली निकाल पाएंगे। तो क्या यहाँ पे ईबीआईटी निकाल पाएंगे? ऑब्वियसली यस। ठीक है, तो यहाँ पे ईबीआईटी इस तरफ जाएगा, 3 ईबीआईटी हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 22,50,000 इंटू 3, 22,50,000 इंटू 3, तो ये आपके पास में आ जाएगा 67,50,000, 67,50,000। और इस तरफ 1 ईबीआईटी है तो 1 ईबीआईटी ही रहेगा। ठीक है,
अब 1 EBIT इस तरफ आएगा, 67,50,000 उस तरफ जाएगा, तो 2 EBIT, और इस तरीके से आपके पास में फॉर्मूला का इक्वेशन ख़त्म होगा इस तरीके से कि 67,50,000 इस तरफ और 3 EBIT से 1 EBIT माइनस होगा, 2 होगा, डिवाइड बाई 2 चला जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करना वगैरह तो आपको आता ही है, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, EBIT आपके पास में आ जाएगा। EBIT आपके पास में आ जाएगा सर 33,75,000, 33,75,000 आपके पास में क्या आ गया सर, EBIT का आंसर। लीजिए एक और चीज़ आपके पास में ख़त्म। ठीक है, एक और चीज़ आपके पास में ख़त्म, ये हम हाईलाइट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बेसिकली। तो 33,75,000 आपके पास में आंसर। ठीक है, तो EBIT निकाल लिया। अब ये अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सर EBIT पता है, इंटरेस्ट पता है, तुरंत हमें EBT भी पता चल गया, EBT भी पता चल गया। ठीक है जी सर, ये 3 चीज़ें हमारे पास में निकल के आ गई। ओके जी सर, अब जैसे ही EBT पता चल जाता है ना सर, टैक्स तो क्वेश्चन में गिवन था, देखिए 30%। ठीक है, तो वह 30% में यहाँ पे माइनस कर दूंगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है जी सर, ये तो सिंपल सा पॉइंट है, और ये क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी करवा चुके हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिक्स कॉस्ट क्या क्वेश्चन में कुछ गिवन था, फिक्स कॉस्ट कितना है? नहीं सर, नहीं गिवन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट की हमने यूज़ कर लिया, इंटरेस्ट का यूज़ कर लिया, फाइनेंशियल लीवरेज का यूज़ कर लिया। अच्छा, MOS गिवन है और PV रेशियो। MOS का फॉर्मूला क्या रहता है? MOS का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई, क्या रहता है सर? हाँ जी, याद आ गया सर। कहते हैं कि सर MOS ऑपरेटिंग लीवरेज का उल्टा है, ऑपोजिट। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है सर? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT। MOS उल्टा है एकदम, EBIT डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी सर, तो इसका फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। आइए, एक पेज ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहते हैं सर MOS का फॉर्मूला बिल्कुल ऑपोजिट है किसका सर? आपके पास में ऑपरेटिंग लीवरेज। समरी में मैंने ये सारी चीज़ें लिखवा रखी है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी एक बार मैं आपको बता दूँ, कोई स्टूडेंट नया है तो मैं कह दूँ कि सर हमने समरी रेडी करवाई है आपको। ठीक है, तो सारे लेक्चर देख के आएंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। देखिए, लीवरेज में हमने सारी चीज़ें लिखवा रखी, इनकम स्टेटमेंट कैसे होता है, फॉर्मूलाज हमने लिखवा रखे, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रखे, जहाँ पे मैंने MOS का फॉर्मूला भी लिखवाया था और एक्सप्लेन भी किया था कि सर MOS जो है एकदम ऑपोजिट है ऑपरेटिंग लीवरेज का। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये भी बन के आ जाता है। ये सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, और हमारे स्टूडेंट तो अभी समरी बुक ओपन करके ही बैठे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, MOS का फॉर्मूला बताइए सर, एकदम उल्टा है, प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट को हम EBIT लिखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म अलाउेबल नहीं है, पूरे का पूरा लिखना पड़ेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऐसा सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है उसने शॉर्ट फॉर्म लिखा हो, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, हमें तो फुल फॉर्म ही लिखना पड़ेगा, वरना मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, EBIT तो ऑलरेडी निकाल चुके, ऊपर निकाला। ठीक है, ये हम M लिमिटेड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, N लिमिटेड का आप खुद से करेंगे और फोटो हमें जो है भेजेंगे आप टेलीग्राम पे। ठीक है, M लिमिटेड के लिए EBIT मुझे बताएंगे आप सिंपली। ठीक है, थोड़ा सा सही कर देते हैं, M लिमिटेड। ठीक है, ओके। MOS कितना है M लिमिटेड का, वो क्वेश्चन में गिवन है 0.4। ठीक है, तो 0.4 आपके पास में है। ओके जी, 0.4। EBIT कितना है, अभी अभी निकाला, EBIT तो ऊपर ही 33,75,000, 33,75,000। तो कॉन्ट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं, 0.5 डिवाइड बाई चला जाएगा, 33,75,000 डिवाइड बाई 0.4 है, 4 है। ओके, 0.4, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपके सामने आ जाएगा सर 84,37,500। ठीक है, अच्छा, ये कॉमा वगैरह करना है, मैंने आपको वैसे भी बता रखा है, ये तो थोड़ा इलेक्ट्रिक जो ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये अभी मेरी इसमें प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए बाकी मैं जब पेजेस में लिखता हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं करके आता हूँ। ये जो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक जो ये हो चुका है, इसमें मेरी अभी एक्सपर्टाइज नहीं हुई है। ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो आप ये एडजस्ट करिए, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सारा का सारा चीज़ें फुल फॉर्म लिखिए, कॉमा वगैरह अच्छे से करिए, और रुपीज़ है तो रुपीज़ ज़रूर लिखिए, इसके भी मार्क्स कट जाएंगे।
ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो जो रुपीज़ वगैरह ज़रूर लिखिए, ये सारी चीज़ें लिख के आइए। ओके, कंट्रीब्यूशन भी मिल गया तो कंट्रीब्यूशन लिख देंगे यहाँ पे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप तो लिख रहे होंगे। ठीक है, तो 84,37,500। अब देखिए कंट्रीब्यूशन मिल चुका तो ये फिक्स कॉस्ट डिफरेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ खत्म। और कंट्रीब्यूशन मिल चुका है सर, पीवी रेशियो तो अपने को पता है। देखिए एम लिमिटेड का कितना है 40%, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई 40% करूँगा तो क्या मिल जाएगा सर, सेल मिल जाएगा। कितनी बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो 84,37,500 डिवाइड बाई 40% करेंगे तो आपको सेल मिल जाएगा, और डिफरेंस जो है वो वेरिएबल कॉस्ट। लीजिए काम खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है, अनलिमिटेड के लिए आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं है, एक पॉइंट मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना था कि अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए एग्जाम में तो घबरा ना जाए। ठीक है, वैसे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट तो इसे सही करके आएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट को समझना आए, तो पहले से ही मैं आपको एक्सप्लेन करके रखता हूँ कि ऐसा भी एक पॉइंट आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। इसके बाद तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। क्या है सर, कहते हैं सर पीवी रेशियो मतलब कि पीवी रेशियो मतलब कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, कहता है 30% है। ठीक है, पीवी रेशियो 30% है, आपको गिवन है। ओके, तो पीवी रेशियो आपके पास में 30%। ओके, इसके बाद कहते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला तुरंत दिमाग में क्लिक हो रहा है, क्वेश्चन सोल्व होंगे वरना नहीं होंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला सर, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ओके, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी दो आपको दे रखा है, 2 टाइम्स। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। ठीक है, लेकिन ईबीटी माइनस पीडी आपके पास में प्रेफरेंस डिविडेंड करना पड़ता है बिफोर टैक्स, अगर क्वेश्चन में है तो। यहाँ पे तो मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड का नामो निशान नहीं मिल रहा है, मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। ठीक है, वो 1.5 है। ओके, इसके बाद कहता है लोन है आपके पास में 1,25,000 रुपीज़ की। ठीक है, लोन का परसेंटेज वगैरह नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं, लेकिन नीचे इंटरेस्ट का रेट अलग से गिवन है। कि ठीक है, पहले क्या करते थे सर, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का परसेंटेज दे देते थे, लेकिन इस बार इसने क्या कहा सर, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट आपका पास में 5.6% है। अब पोस्ट टैक्स यूज़ करा है, पोस्ट टैक्स का मतलब होता है आफ्टर टैक्स। अब मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊँ सर, इनकम स्टेटमेंट हम एक बार प्रिपेयर करके देखते हैं सर। इनकम स्टेटमेंट एक बार प्रिपेयर करके बताओ। इनकम स्टेटमेंट, पेन चेंज कर लेता हूँ, हो सकता है ये कलर आपको पसंद ना आए। ठीक है, दिख नहीं रहा हो बेसिकली, तो पेन का कलर हमने चेंज कर लिया। इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट क्या है सर, इनकम स्टेटमेंट एक बार ऊपर ऊपर से प्रिपेयर करिए। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलता है सर, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें ईबीआईटी मिलता है, प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो क्या मिलता है सर, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी, इसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है सर, टैक्स माइनस करने से हमें मिलता है आपके पास में अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें सर, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, इंटरेस्ट आपको पता है सर ऑलवेज बिफोर टैक्स होता है। इंटरेस्ट ऑलवेज बिफोर टैक्स होता है। इंटरेस्ट का काम ही वो होता है, अगर आपको डिटेल में पढ़ा हो आपने, कि सर इंटरेस्ट आपको टैक्स बेनिफिट देता है। ये हम अभी पढ़ेंगे, अपना जो चैप्टर है आपके पास में इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में भी पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पे आया है तो मैं वापस से पढ़ाऊँगा सर। कहते हैं कि सर इंटरेस्ट जो है वो आपको टैक्स बेनिफिट देता है। कैसे, देखिए एक कंपनी है आपके पास में, मैं यहाँ पे पढ़ाना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा मैं रेगुलर लेक्चर की तरह पढ़ाऊँगा। ठीक है, इस बैच के अंदर तो मैं एक बार पढ़ा दूँ। सर एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। ठीक है, दो कंपनियाँ हैं। कहते हैं कि सर कंपनी ए के पास लोन ले रखा है, कंपनी ए ने लोन ले रखा है। ठीक है, डिबेंचर वगैरह इशू करे होंगे, लोन वगैरह ले रखा है, तो इनके पास लोन है।
ठीक है। लोन मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का है। लोन कितने का है सर? 1 लाख रुपीज़ का लोन है, इसने ले रखा है। ठीक है, लोन 1 लाख रुपीज़ का इसने ले रखा है, ये आपके पास में है। अब लोन पे मान लीजिए ये लोन जो है इस पे 10% का इंटरेस्ट लगता है, जबकि कंपनी बी जो है उसने क्या किया है, कंपनी बी के पास सफिशिएंट मनी पड़ा हुआ है, बहुत सारा पैसा है। ठीक है, तो इसने लोन नहीं ले रखा, खुद का यहाँ पे ओन मनी इनके पास है। ठीक है, ओन कैश लिख देता हूँ। ठीक है, ओन कैश है उसके हिसाब से ही चला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि सर कंपनी ए ने लोन से पैसा ले रखा है, कंपनी बी ने खुद से ले रखा है। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं कि सर कंपनी ने अर्निंग करी है, कंपनी ए ने भी प्रॉफिट कमाया है। कितना? कंपनी ए ने प्रॉफिट कमाया है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपीज़। ठीक है, 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, जहाँ पे कंपनी बी में भी प्रॉफिट सेम कमाया, प्रॉफिट 5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, दोनों कंपनी ने सेम अमाउंट कमाया है। और मान लेते हैं मार्केट में टैक्स का रेट जो है वो आपके पास में जो है मान लेते हैं 50% चल रहा है, 50% टैक्स रेट लेते हैं। ठीक है, तो अब समझिए कि सर कंपनी ए और बी ने प्रॉफिट कमाया। आपको पता है सर प्रॉफिट जैसे ही कमाते हो इनकम टैक्स वाले आएंगे आपसे टैक्स मांगेंगे। ठीक है सर, ये चीज़ हमें समझ में आती है। तो जैसे ही प्रॉफिट कमाया मिस्ट आपके पास में कंपनी ए ने, इनकम टैक्स वाले इनके पास आए, कहते हैं कि सर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तुरंत हमें इस पे 50% का टैक्स दे दो। कंपनी ए ने कहा सर जी रुक जाओ, प्रॉफिट मतलब क्या होता है सर? इनकम टैक्स वालों ने कहा सर प्रॉफिट मतलब कि आप जो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। कंपनी ने ए ने कहा हाँ जी वही सही है। तो सर जी कहते हैं कि सर हमारे पास में पीएनएल में लेने लायक एक एक्सपेंस पड़ा हुआ है, उसे हमें पहले माइनस करना पड़ेगा। इनकम टैक्स ने कहा कौन सा एक्सपेंस है? कहते हैं सर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हमने कोई लोन ले रखा है कंपनी के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए, और इस पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्या हम इसे माइनस करें? ओबियसली यस, क्योंकि इंटरेस्ट आपको पता है सर पीएनएल में जाता है। पीएनएल में जाता है जो आपका प्रॉफिट कम करता है, और प्रॉफिट कम जो भी आपके पास में नेट प्रॉफिट आया उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। सर बिल्कुल बात तो सही है। तो कंपनी ए ने सबसे पहले इस पे इंटरेस्ट माइनस करा, जो भी प्रॉफिट कमाए इसमें से इंटरेस्ट माइनस करा। इंटरेस्ट कितना है सर? 1 लाख इंटू 10% मतलब कि 10,000। 10,000 इन्होंने इंटरेस्ट सबसे पहले माइनस किया। इसके बाद जो मेन प्रॉफिट आपके पास में आया वो कितना है सर? 5 लाख माइनस 10,000, यह आपके पास में 4,90,000। 4,90,000 आया, और इस पे कंपनी ने टैक्स पे कर दिया 50% के हिसाब से। कितना बनता है बताइए? इंटू 50%, मतलब कि आपके पास में टैक्स पे कर दिया कितना सर? टैक्स आपके पास में पे कर दिया है, यहाँ पे जगह है, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, 245,000 रुपीज़ का टैक्स पे कर दिया। किसको सर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है जी सर। वहीं पे अगर कंपनी बी की बात करें तो इनके पास भी इनकम टैक्स पहुंच गया कि सर आपने प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए का, टैक्स पे करो। अब कंपनी बी जो है वो यहाँ पे देख रहा था कंपनी ए को, कंपनी ए को देख रहा था, हाँ जी कंपनी ए ने तो लोन ले रखा था, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, उन्होंने तो प्रॉफिट कम कर लिया, लेकिन हमारे पास में तो कोई लोन वगैरह नहीं है, हमारे पास ना ही कोई इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, तो हमें तो क्या करना पड़ेगा सर? हमें तो इस पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मजबूरी है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है। कहता है इस पे ही 50% टैक्स पे करना पड़ेगा, और टैक्स आपके पास में बन जाएगा 2,50,000। ठीक है सर। तो इससे क्या हमें पता चलता है, ये अगर एनालिसिस करें तो एनालिसिस से पता चलता है कि सर इनकम टैक्स ऐसा एक्सपेंस है जो पीएनएल में जाता है और माइनस हो जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऐसा एक्सपेंस है जो पीएनएल में जाके माइनस हो जाता है। ठीक है, इससे होता क्या है? इससे हमारा जो प्रॉफिट होता है मेन, वो कम हो जाता है। ठीक है, वो प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाता है सर? कम हो जाता है। इसका मतलब अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो आपका प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं लैंग्वेज कि अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके पास में है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपके पास में तो आपको क्या मिलता है सर? टैक्स बेनिफिट मिलता है। जबकि वहीं पे अगर कंपनी बी की बात करें तो उसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इसे टैक्स बेनिफिट कोई मिला नहीं, 2,50,000 का पेमेंट करना पड़ा, जबकि इनके 5,000 रुपये बच गए।
ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं सर इंटरेस्ट आपके पास में क्या होता है सर, एक तरीके से टैक्स बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। ओके, इसे मिटा देते हैं, वापस से हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल में हमने पढ़ा दिया। ओके, फिर भी रेगुलर लेक्चर जैसा तो नहीं पढ़ा है, ठीक है। रेगुलर लेक्चर में तो हम बड़े बड़े आराम आराम से करवाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूट्यूब है, यूट्यूब पे इतना ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स हम नहीं डालेंगे। ये थोड़ा लिमिटेड हमारे पास में रहता है, इसलिए थोड़ा सा कम टाइम में मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ठीक है, रेगुलर लेक्चर की तरह मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, फिर भी मैंने कोशिश करी है कि उसकी कंपेरिजन में थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, कहते हैं कि आपके पास में सर पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट है आपके पास में। मैंने कहा सर इंटरेस्ट कभी भी पोस्ट टैक्स नहीं होता, इसने जानबूझ के पोस्ट टैक्स कह रहा है, मतलब कि कुछ स्टूडेंट इसको ही इंटरेस्ट रेट मान के कैलकुलेशन कर लेंगे और इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो लोन अमाउंट है 1,25,000 इंटू करेंगे 5.6% और इंटरेस्ट निकाल के कैलकुलेशन करेंगे और पूरा क्वेश्चन गलत करके आएंगे। सर ध्यान रहे सर, इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स नहीं होता। अगर इसने पोस्ट टैक्स दिया है तो इसे प्री टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा प्री टैक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीधी सी बात है। देखिए, अगर 100 रुपये की आपके पास में प्रॉफिट है, 100 रुपये का प्रॉफिट है, मान लेते हैं इस पर 30% टैक्स लगा। ठीक है, 30% क्या लगा सर, टैक्स लगा। तो 30% टैक्स माइनस करने के बाद 30% टैक्स माइनस करने के बाद आपके पास में क्या होता है सर, प्रॉफिट नेट आपके पास में अमाउंट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है, 70 रुपीज़। ठीक है, अब मैं कहूँ सर, मैं कहूँ, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको ये कहूँ सर कि मैं आपको 70 रुपीज़ दे रहा हूँ। ठीक है, 70 रुपीज़ का अमाउंट दे रहा हूँ कि आप लिखिए 70 रुपीज़। मैंने कहा सर आपको, मैंने क्वेश्चन दिया कि मान लेते हैं 70 रुपीज़ आपके पास में क्या है सर, अमाउंट है, प्रॉफिट है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये 70 रुपीज़ वो रुपीज़ है जिसमें से मैंने 30% टैक्स ऑलरेडी माइनस कर दिया है। ठीक है, 30% टैक्स ऑलरेडी माइनस कर दिया है। मुझे पहले का अमाउंट चाहिए, मतलब कि पहले कितना अमाउंट होगा, पहले कितना अमाउंट होगा, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, पहले कितना अमाउंट होगा ये पूछ रहा हूँ, जिसमें से मैंने 30% माइनस किया टैक्स और आपके पास में 70 रुपीज़ आया। ये मुझे अमाउंट निकाल के दो। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, सिंपल है। देखिए, कहते हैं कि 70 रुपीज़ जो है वो 30% है, तो 100% कितना होगा। 70 रुपीज़ अगर 30% है तो 100% कितना होगा। कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 70 इंटू 100 डिवाइड बाई 30। मतलब कि सर आपके पास में, सॉरी यहाँ पे मैंने कर दिया, 30% अमाउंट नहीं है, 70 तो रिमेनिंग अमाउंट है। एक बार मैं आपको, मैंने 70 ले लिया, एक मिनट ज़रा, वापस से एक बार। सर मैंने कहा आपके पास में, मैंने कहा आपके पास में कि सर 100 रुपीज़ आपके पास में है, जिसमें से 30% टैक्स कटा और 70 रुपीज़ आपके पास में आए। ठीक है सर, अब मैं कह रहा हूँ कि सर मैं 70 रुपीज़ आपको दे दूँ और मैं ये कहूँ 30% इसमें से टैक्स माइनस होकर 70 आया। मुझे 100 रुपीज़ नहीं पता कितना अमाउंट है, मैं आपको ये 100 रुपीज़ निकालने के लिए कह रहा हूँ कि कैसे निकालेंगे। सर 70 रुपीज़ आपको मैंने दे दिया, मैंने ये कहा इसमें से 30% टैक्स ऑलरेडी माइनस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा मतलब है, ये अमाउंट मुझे निकालना है। ये 100 रुपये मैंने जो क्वेश्चन में दिए हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन में नहीं दूँ और मैं कहूँ कि कोई अमाउंट है जिसमें से मैंने 30% टैक्स माइनस कर दिया है। ठीक है, और माइनस करने के बाद आपके पास में 70 रुपीज़ आया है। ठीक है, 70 रुपीज़ आपके पास में निकल के आया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये क्वेश्चन मार्क जो आपके पास में है वो कितना अमाउंट होगा। बड़ा ही सिंपल है, देखिए जब भी ऐसा पूछा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए समझिएगा। 100 रुपये है जिसमें से 30% माइनस कर दिया, ये जो अमाउंट निकलता है वो रिमेनिंग होता है, रिमेनिंग परसेंटेज। मतलब कि अगर टैक्स 30% है तो ये 70% अमाउंट निकल के आया है। ठीक है, अगर 70 डिवाइड बाई 70% कर दो तो आपके पास में मेन अमाउंट मिल जाएगा। 70 डिवाइड बाई 70% कर दो तो आपके पास में 100 रुपये निकल के आ जाएंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। कहता हूँ मैं कि आपके पास में, मान लेते हैं अर्निंग जो है वो 12,000 है, 12,000, और मैंने कहा इसमें से टैक्स लगा है आपके पास में 15%। ठीक है, 15% टैक्स लगा है और माइनस करके निकालिए अमाउंट, माइनस करके अमाउंट निकालिए 12,000 माइनस 15%, ये आपके पास में 10,200। ठीक है, ये आपके पास में। अब मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, ये तो आपने कैलकुलेशन करी,
मैं आपको इस पे क्वेश्चन बना के देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास में ऐसा है कि आफ्टर टैक्स अमाउंट जो है वो 10,200 है। टैक्स रेट आपके पास में 15% है। मुझे बिफोर टैक्स अमाउंट चाहिए, निकाल के दो। बिफोर टैक्स अमाउंट चाहिए, निकाल के दो। बड़ा ही सिंपल है। देखिए, अगर आफ्टर टैक्स अमाउंट है मतलब कि इसमें से टैक्स कट चुका है, ठीक है। पहले बिफोर टैक्स मतलब कि वो 100% अमाउंट था जिसमें से 15% हट गया, ठीक है। तो आफ्टर टैक्स होगा कितना सर? 100 माइनस 15 करो, 100 माइनस 15 करो तो 85। तो अब ये जो अमाउंट है वो 85% है, मतलब कि 10,200 डिवाइड बाई 85% करोगे तो आपको 100% अमाउंट मिल जाएगा। 10,200 डिवाइड बाई 85% करोगे तो 12,000 आपको मिल जाएगा, जो आपका रियल आंसर था, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो हर एक स्टूडेंट को समझ आ चुका होगा, लेकिन एक बार और, ठीक है, एक बार और। एक एग्जांपल कहते हैं कि सर 15,000 का अमाउंट है, मैं कहता हूँ, जिसमें से 45% टैक्स लगा, और आपके पास में अमाउंट कितना है? 15,000 माइनस 45%, कहता है 8,250। ऐसा हमने कैलकुलेशन। अब मैं क्वेश्चन आपको बना के देता हूँ। क्वेश्चन में मैंने कहा सर आफ्टर टैक्स अमाउंट जो है, मान लेते 8,250 है। मैंने कहा सर टैक्स रेट आपके पास में 45% है। मैं पूछ रहा हूँ सर बिफोर टैक्स मुझे अमाउंट चाहिए, निकाल के दो। बिफोर टैक्स अमाउंट कितना होगा, ये अमाउंट मुझे निकाल के दे दो। सिंपल है। कहते हैं सर बिफोर टैक्स अमाउंट तो ऑलवेज 100% ही रहता है, ठीक है। उसमें से ही टैक्स कटा होगा, कितना कटा सर? 45%। अब मुझे बताइए 100% में से 45% तो कट गया, जो बचा होगा वो कितना परसेंट होगा? 100 माइनस 45, मतलब कि ये जो बचा है वो 55% होगा। 100% निकालना है तो सीधी सी बात है, 8,250 डिवाइड बाई 55% कर दो, 100% अमाउंट निकल के आ जाएगा। कर लो, 8,250 डिवाइड बाई 55%, 15,000 आंसर आ गया, ठीक है। अब एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है। इतना अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब एक और बार एक्सप्लेन होगा। कहाँ पे सर? ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हैं। चलो एक और बार। कहते हैं सर कोई अमाउंट होगा, ठीक है, कोई अमाउंट होगा जिसमें से कहते हैं कि हमने टैक्स माइनस कर दिया है, जिसमें से हमने क्या है सर? टैक्स माइनस कर दिया। टैक्स कितना है? टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन है, कितना था? 30%। 30% हमने माइनस करा है, और कितना आंसर आया? आंसर इस बार परसेंटेज में है, कहता है कि 5.6% आया है, ठीक है। ओके, 5.6%। कहता है ये अमाउंट निकालने के लिए क्या आ गया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑलवेज प्री टैक्स होता है, तो हमें तो ये प्री टैक्स चाहिए, ये पोस्ट टैक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें ये निकालना है। कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा सिंपल सर। कहते हैं सर ऑलवेज ये आपके पास में 100% ही होता है, जिसमें से सर 30% टैक्स कटा, तो ये कितना होगा सर? 70% अमाउंट होगा। ये कितना होगा सर? 70% अमाउंट होगा। तो इसको डिवाइड बाई 70% कर दो, 100% मिल जाएगा। इसको डिवाइड बाई 5.6 है आपके पास में, डिवाइड बाई 70% कर देंगे तो सर आपके पास में अमाउंट मिल जाएगा। ये क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैं ये कह रहा था सर कि 5.6% है, वो 70% पार्ट है, तो डिवाइड बाई 70% करेंगे, आपके पास में 100% मिल जाएगा। तीसरा नहीं, फोर्थ एग्जाम्पल हमने ये समझाया, ठीक है। तो 5.6 डिवाइड बाई हमने 70% किया, तो आपके पास में 8% निकल के आ गया। लीजिए 8% आपके पास में आंसर, ठीक है। 8% आपके पास में आंसर, तो प्री टैक्स हमें मिल चुका आंसर। प्री टैक्स कितना है? 8%। लो जी, काम ही खत्म हो गया। इंटरेस्ट ऑलवेज प्री टैक्स होता है, तो प्री टैक्स मिल चुका। हम यहाँ पे 8% हमने लिख दिया, 8% हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो 8% लिख दिया। 8% इंटरेस्ट अमाउंट भी निकाल लो, 1,25,000 इंटू 8% करो, 1,25,000 इंटू 8%, 10,000 आपके पास में इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया। 10,000 इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया। लो जी, काम खत्म हो गया। अब तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया, क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है। देखिए, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। ईबीटी को कन्वर्ट करेंगे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट पता है, पूरे का पूरा कैलकुलेशन खुद से करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे लास्ट आंसर आपको दे दूँ, क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। ये लीजिए, लास्ट आंसर मैंने आपको दे दिया 14,000। ओके, अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पूछा है। सेकंड क्वेश्चन ये आपके पास में दूसरे चैप्टर से रिलेट करता है। ये आपका रिलेट करता है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस।
कैपिटल स्ट्रक्चर का एक यूनिट है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में चैप्टर है जहाँ पे आप ये यूनिट है EBIT EPS एनालिसिस कैपिटल स्ट्रक्चर का, वहाँ पे आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कहते हैं कि सर पूरे का पूरा आप जो ये सॉल्यूशन करेंगे आपके पास में आंसर 40,000 आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास में क्या आ जाएगा 14,000। क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर दूँ। कहते हैं कि सर नंबर ऑफ शेयर आपके पास में पूछा है, नंबर ऑफ शेयर पूछा है, तो आप समझिए कहाँ चला गया ये। अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास में कितना आया होगा सर, अर्निंग आफ्टर टैक्स 14,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 14,000 आपके पास में आ जाएगा, क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपके पास में, ठीक है। ये आपके पास में होमवर्क। अच्छा, मैं बता रहा था सर नंबर ऑफ शेयर कैसे मिलता है। सर इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो ये तो आपके पास में बात खत्म हो गई। प्रेफरेंस डिविडेंड जैसे ही माइनस होता है, जो मिलता है उसे हम कहते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, ठीक है। इक्विटी, ये जो अमाउंट मिलता है रुपीज़ जो भी आपके पास में मिला, ठीक है। ये रुपीज़ कितना मिलेगा, वही 14,000 ही रहेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं तो 14,000 ही रहेगा ना, ठीक है सर। ये तो 14,000 ही रहेगा, ओके। अब इसमें हम क्या करते हैं सर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी, ठीक है। जो कि हमें नहीं पता, ये तो निकालना है, ये क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ इक्विटी, खुद से निकालो, ठीक है जी। ये खुद से निकाल लेंगे। इसे डिवाइड करने से मिलता क्या है ये तो बता दो, EPS मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है सर, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। एक बार मैं समरी ओपन करके देख लूँ, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था ना। समरी बुक कहाँ गई हमारी, ये रही, हाँ एक्सप्लेन किया हुआ है EPS, ठीक है, ओके। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इससे आगे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो आपका नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। EPS आपके पास में, ओके। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में और क्या गिवन थी, यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन जो हमें निकालने के लिए हेल्पफुल होगी वो है आपके पास में PE रेशो, प्रॉफिट अर्निंग रेशो, सॉरी प्राइस अर्निंग रेशो। कहते हैं सर जी PE रेशो, प्रॉफिट अर्निंग रेशो कह सकते हैं, प्राइस अर्निंग रेशो कह सकते हैं, मेन आपका नाम है प्राइस अर्निंग रेशो। तो PE रेशो जिसे हम कहते हैं, PE रेशो आपके पास में है प्राइस अर्निंग रेशो, जिसका मतलब होता है, जिसका फॉर्मूला होता है सर PE रेशो का फॉर्मूला याद रखेंगे, ये आपके साथ मेरे साथ पढ़ेंगे EBIT EPS एनालिसिस में चैप्टर में, लेकिन फिर भी यहाँ पे है तो एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। तो यहाँ पे दो चैप्टर का मिक्सचर आया है, एक रेशियो एनालिसिस और एक EBIT EPS एनालिसिस, ठीक है। तो ये अभी पढ़ने बाकी है लेकिन पढ़ लेते हैं, फिर आप ये जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद वापस से ये दो क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। PE रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, MPS, जिसे हम कहते हैं शेयर का जो मार्केट में प्राइस चलता है उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर, डिवाइड बाय हम EPS करते हैं, अर्निंग पर शेयर, जो अभी अभी हमने यहाँ से इनकम स्टेटमेंट से निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सर PE रेशियो का मतलब होता है, PE रेशियो का मतलब क्या होता है, अभी अभी वापस से फॉर्मूला, MPS मार्केट प्राइस शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर, ये फॉर्मूला होता है PE रेशियो का। अब यहाँ पे देखिए EPS आपके पास में है, इसको क्या मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि PE रेशियो, यहाँ पे EPS को इस तरफ भेज देता हूँ, मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, EPS इज इक्वल टू आपके पास में मार्केट प्राइस पर शेयर, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। आंसर इज यस, फॉर्मूला तो ये हम कर ही चुके हैं। इसका मतलब हुआ सर कि यहाँ पे अगर मैं PE रेशियो इस तरीके से मल्टीप्लाई करूँ, PE रेशियो, तो आपके पास में अमाउंट मिल जाएगा क्या सर, MPS मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है जी सर। क्वेश्चन में PE रेशियो गिवन है, ये साथ ही साथ अगर देखें तो बढ़िया बात यह है कि सर MPS भी गिवन है क्वेश्चन में 140, तो दोनों ही काम हो गया। PE रेशियो 10 है, MPS 140 है, PE रेशियो सर 10 है, PE रेशियो सर जी 10 है, MPS 140 है, दोनों ही काम हो गया सर। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे कितना अमाउंट होगा जिसे हमने मल्टीप्लाई किया तो 140 आया, सीधी सी बात है सर, 140 डिवाइड बाई 10 कर दो, वापस यहाँ पे पहुँच जाओगे, तो 14 रुपीज़ आपके पास में आ गया, ठीक है।
तो आप फिर से एक बार चेक कर लेना सर, 14 इंटू 10 करने से 140 आ रहा है, 14 इंटू 10 करने से 140 आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया, ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब बताइए मुझे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आपके पास में है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी 14,000 है, ईपीएस 14 है, नंबर ऑफ इक्विटी कितना होगा सर, 14,000 डिवाइड बाई 14 कर दो, नंबर ऑफ इक्विटी मिल जाएगा कितना सर, 1000। 1000 आपके पास में आंसर, 1000 आपके पास में आंसर, ठीक है। लो जी, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी खत्म। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास में होमवर्क में रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम मैं करवा चुका हूँ, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपके पास में ईपीएस जो है वो 28 रहेगा। ईपीएस कितना होगा सर, 28। ये क्वेश्चन को मुझे खुद भी चेक करना पड़ेगा, मैंने सुना था ये मई 23 का क्वेश्चन है, सुना था इसमें कुछ मिस्टेक वगैरह है, ठीक है। तो एक बार मैं भी खुद चेक कर लूँगा। आप एक काम करिए, सारे स्टूडेंट इसको कैलकुलेशन करेंगे, अगर इसमें कोई गलती है तो मुझे आप बताएंगे, मैं खुद फिर कैलकुलेशन करके देख लूँगा, ठीक है। इसका आंसर जो है मई 23 के सॉल्यूशन में 28 गिवन है ईपीएस। तो क्या आपका आंसर आ रहा है, अगर आ रहा है तो फिर मुझे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे जब मई 23 का यहाँ पे पेपर रहा था, इसमें सॉल्यूशन जब आया था तो स्टूडेंट बोल रहे थे इसमें मिस्टेक है, ठीक है। तो एक बार मैं बाद में देख लूँगा, आप एक बार कैलकुलेशन कर ले, वैसे भी आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप इसे प्रैक्टिस करके देख लीजिए इसमें क्या 28 आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करेंगे। अच्छा, सारे के सारे आपके पास में क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ख़त्म हो जाते हैं। आपके आईसीएम मॉड्यूल के अलावा ये क्वेश्चन मैंने लिए थे, आईसीएम मॉड्यूल में जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि आईसीएम मॉड्यूल तो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे सर, एग्जाम टाइम पे ये सारे क्वेश्चन और आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चन जो मैं आपको करवा चुका हूँ इतने ही करने हैं, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ कवर कर लिया है, आपके पास में 100% कवरेज हो जाती है। ये क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करिए और आप एग्ज़ाम में जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।